यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान का 2020 का WH पेपर ले आए हैं और इस पेपर में 4 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन किस में होता है? रोटीफर्स में, मधुमक्खियों में, टर्कियों में, उपरोक्त तो सभी में। तो देखिए आपको पहले बता दें अनिषेक जनन है क्या वास्तव में। तो जब निषेचन ना हो, निषेचन ना हो और अंडे से जीव बन जाए या अनिषेचित जीव बन जाए तो उसे ही अनिषेक जनन कहा जाता है। यानी बिना निषेचन के अंडे से जीव बनने की क्रिया ही अनिषेक जनन कहलाती है। तो ये रोटीफर्स में भी होता है, मधुमक्खियों में भी होता है, टर्कियों में भी होता है। तो इसका आंसर सही होगा चौथा, उपरोक्त सभी में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रभाविता नियम के लिए सही है? प्रभाविता के नियम के लिए तो देखिए कारक जोड़े में होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कारक युग्म या जोड़े में पाए जाते हैं, पेयर में होते हैं। फिर अगला है, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है या डिस्क्रीट के द्वारा होता है, तो सही है। फिर अगला है, यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है, बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन सही होगा चौथा, उपरोक्त सभी। आप लोगों को इसका आंसर कहीं कहीं पर तीसरा वाला भी सही दिखा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से चौथा वाला ही सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? पादप के साथ सहजीवी संबंध कौन स्थापित करता है? तो राइजोबियम और माइकोराइजा दोनों पादप के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, राइजोबियम भी और माइकोराइजा भी। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा, पहला और दूसरा दोनों। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाता है? तो आंसर सही होगा इसमें से दूसरा, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट लगाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखना है। वृषण यानी टेस्टिस, तो वृषण के 2 प्रमुख कार्य क्या हो जाएंगे? पहला कार्य होगा शुक्राणुओं का निर्माण करना, शुक्राणुओं का निर्माण करना, ये पहला कार्य है। और दूसरा कार्य क्या होगा इसका? नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना। आपको बता दें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों को जैसे दाढ़ी मूंछ का आना आदि जिम्मेदार होता है। और अगर इसकी जगह पर अंडाशय के 2 कार्य पूछ लेता, यहां पर वृषण पूछा गया है, अगर अंडाशय के 2 कार्य पूछ लेता तो अंडाशय के कार्य क्या होते? अंडाशय के कार्य आप पहला बता देते कि अंडाणुओं का निर्माण करना, अंडाणुओं का निर्माण करना, और दूसरा बता देते मादा हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करना। ये अंडाशय के कार्य हो जाते, जबकि यहाँ वृषण का पूछा गया था, मैंने वो भी आपको बताया। फिर अगला है, सह प्रभाविता क्या है? उपरोक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए बहुत ही सरल सी परिभाषा आपको बताते हैं सह प्रभाविता की। तो जब किसी जीन के दोनों एलील कहो चाहे युग्म विकल्पी कहो, समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं तो इनकी आनुवंशिकता को सह प्रभाविता कहते हैं। जब किसी जीन के दोनों एलील समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं तो इनकी आनुवंशिकता को ही सह प्रभाविता
कहा जाता है। फिर कहा गया है कि उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अगर उदाहरण देखना चाहते हैं तो देखिए, सहप्रभाविता में लाल बालों वाला मवेशी और इधर सफेद बालों वाला मवेशी लिया गया है। लाल बालों वाला मवेशी जो है, इसका क्रॉस सफेद बालों वाले मवेशी से करवाया गया, तो इसकी जो संतानें होती हैं वो चितकबरी होती हैं। चितकबरी यानी इसकी जो संतान हुई उसके बीच बीच में लाल बाल भी हैं और बीच बीच में सफेद बाल भी हैं, तो उसी को चितकबरी कहा जाता है। इस तरह से ये सहप्रभाविता का उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं। देखिए, बहुत ही सरल सी परिभाषा आपको बता देते हैं। जब मादा युग्मकोद्भिद का विकास केवल एक गुरुबीजाणु यानी मेगास्पोर गुरुबीजाणु से होता है, तो उसे ही एक बीजाणु विकास कहा जाता है। जब मादा युग्मकोद्भिद का विकास केवल एक गुरुबीजाणु से होता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, एक बीजाणु विकास कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए व आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतर लिखिए। देखिए, दो रासायनिक अंतर कहे गए हैं, तो एक क्या हो जाएगा कि जो डीएनए होता है, डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, एक। और दूसरा आप बता दीजिए कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। और अगर एक अंतर की बात की जाए तो डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन होते हैं। और ग्वानिन क्या है तो प्यूरिन है, और साइटोसिन थाइमिन क्या है तो पिरिमिडिन होती है। तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। यानी आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। तो ये रासायनिक अंतर हो जाएंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। अमीबता। अमीबता क्या है तो अमीबिएसिस है, अमीबिएसिस रोग है, या अमीबीय पेचिस होती है, अमीबीय पेचिस होती है। अमीबीय पेचिस भी होती है, जो जीवाणु के द्वारा पेचिस होती है वो ज्यादा हानिकारक होती है, और ये अमीबी पेचिस है। और इसका संचरण कैसे होता है तो पहले आपको बता दें कि इसका कारक क्या है। जो इसका कारक होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका संघ प्रोटोजोआ का जंतु है, और इसी के कारण क्या हो जाता है, अमीबीय पेचिस रोग हो जाता है। तो ये कारक हो गया। और वाहक का है, इसका वाहक है, और वाहक इसका क्या है तो वाहक घरेलू मक्खी है। जो घर की मक्खी होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसको फैलाती रहती है। तो ये जो परजीवी है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अगर इससे कोई मक्खी संक्रमित है तो ये इस मक्खी के द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। फिर अगला है एस्केरिस्ता। तो एस्केरिस्ता क्या है, जो एस्केरिस होता है ये एस्केरिस के कारण होने वाला रोग होता है। एस्केरिस एक प्रकार की गोल कृमि होती है, और इसके जो अंडे होते हैं, जैसे संक्रमित मनुष्य है तो उसकी आंतों में पाए जाते हैं। कोई व्यक्ति संक्रमित है पहले से तो उसकी आंतों में इसके अंडे पाए जाते हैं। अब जब मल त्यागता है तो मल के साथ ये निकलते हैं, बाहर आ जाते हैं, और फिर मिट्टी को, जो वहां पर मिट्टी होगी, जो जल होगा, जो पौधे होंगे और पालतू पशु
आदि को प्रदूषित करते हैं, संदूषित करते हैं। इस तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है, संचरण हो जाता है। फिर अगला है शुक्र जनन प्रक्रिया को दर्शाने वाली मानव शुक्र जनक नलिका की खड़ी काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। आइए इसको समझा देते हैं। देखिए इस तरह से बाहरी आवरण जो खींचेंगे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा खींचेंगे, क्योंकि ये शुक्र जनन नलिका का नामांकित चित्र है। आसान तरीके से बनाकर कैसे सही सही नाम लिखें आज आपको बताएंगे। तो बीच में जो गोला बनाएंगे उसमें इस तरह से कोशिकाएं बनाना है, और कोशिकाओं में ये केंद्रक रख देना है बीच बीच में। और ये बीच में थोड़ा हम बनाना भूल गए थे, बीच बीच में आपको सर्टोली की जो कोशिकाएं हैं ये थोड़ा सा लंबी बनाना है, लंबे केंद्रक के साथ में। और इसके बाद में ये प्रारंभिक शुक्रजनक जो कोशिकाएं होती हैं इनको बनाना है, गोल गोल से बना करके उसके अंदर केंद्रक जैसे रखना है। फिर धीरे धीरे करके छोटे करते जाना है। देखिए धीरे धीरे करके छोटे करते जाना है, पहले बड़े बड़े थे फिर छोटे छोटे, और फिर शुक्राणुओं को लास्ट में बना देना है कि शुक्राणु बन गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी बना देंगे, क्योंकि शुक्रजनक नलिका की काट है तो कई सारे इसमें इस तरह से होंगे। थोड़ा सा बड़े बड़े से 4-6 बना देंगे, और इसमें बड़े बड़े से केंद्रक जैसे रख देंगे इस तरह से। ये खींच देंगे, लाइनों जैसा है थोड़ा सा, और बीच बीच में कोशिकाएं ये बना देंगे, इंटरस्टिशियल सेल इस तरह से। अब ये शुक्राणु हो जाएंगे। मैंने पहले ही बताया था ये शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। और ये जो कोशिकाएं थी ये पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखना बता रहे हैं, स्पर्मेटिड्स हैं। और ये सर्टोली की कोशिकाएं हैं, मैंने आपको पहले बताया था ये सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली की कोशिकाएं अंग्रेजी में भी लिख देंगे, सर्टोली सेल्स। और ये बिल्कुल पहले सबसे बनाया था गोला बनाने के बाद में, तो उनका नाम भी लिख देंगे शुक्रजन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया। तो ये नाम लिखने के बाद शुक्रजनक नलिका के अनुप्रस्थ काट चित्र का नाम नीचे लिखेंगे, अथवा वृषण के अनुप्रस्थ काट भी इसे कहा जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, नस्ल शब्द से आप क्या समझते हैं? पशु प्रजनन के कोई दोष। तो ये पूरा चैप्टर हटा हुआ, इसको हटा देते हैं। अगला है, विभिन्न पोषण स्तरों में से होते हुए ऊर्जा प्रवाह का रेखा चित्र बनाइए। देखिए हम एक यहाँ पिरामिड में इसको आपको समझा देते हैं। इस तरह से हमने एक पिरामिड लिया। सबसे पहले उत्पादक होते हैं। उत्पादक कौन? तो हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे, हरे पौधों को किसने खाया? मान लीजिए टिड्डी ने खाया। जो टिड्डा होता है ये उपभोक्ता हो गया। टिड्डे ने हरे पौधों को खाया, और टिड्डे को किसने खाया? तो मेढक। मेढक द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। जो टिड्डा था ये प्राथमिक उपभोक्ता था, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। और मेढक को किसने खाया? सांप ने खा लिया, तो सांप तृतीयक उपभोक्ता हो गया। अब देखिए मान लीजिए उत्पादक के पास में 1000 जूल ऊर्जा थी पौधों के पास में, तो जो टिड्डे को गई तो इसमें से 100 जूल ऊर्जा यहां पहुंचेगी। 10 जूल खर्च हुई, बाकी 100 जूल व्यय हो गई। तो ये 10% का नियम इसमें लगेगा। 100 जूल यहां पहुंचेगी, और इसके बाद 10 जूल मेढक के पास, और इसके बाद 1 जूल सांप के पास। तो इस तरह से 10% के नियम के अनुसार इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। ऐसे आप समझा देना, काम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पीले बीज वाले लंबे पौधों कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधों कैपिटल टी स्मॉल वाई वाई से कराने पर निम्नलिखित फिनोटाइप संतति किस अनुपात में आशा की जा सकती है? लंबे एवं हरे, बौने एवं हरे। आइए इसको समझा देते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने लिया है पहले पीले बीज वाले लंबे पौधे, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर यहां पर है हरे बीज वाले लंबे पौधे, तो हरे बीज वाले
लंबे पौधे ले लिया, दोनों के बीच में एक क्रॉस करवाया गया है। तो देखिए सबसे पहले इनके युग्मक निकाल लेते हैं। क्रॉस करवाने में क्या होगा, इनके युग्मक निकालेंगे। तो इसके युग्मक निकाल आएंगे कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई, सब में कामा लगा देते हैं। और इसके अगर युग्मक निकाले जाएंगे, गमीट्स निकाले जाएंगे, तो इसके निकलेंगे कैपिटल टी स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई। अब देखिए इसमें एक ही तरीके के हैं, तो इसमें से एक ले लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल वाई और इसमें से स्मॉल टी स्मॉल वाई एक ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। अब यहाँ चेकर बोर्ड बनाएंगे, तो यहाँ समझ लेते हैं चेकर बोर्ड को। इसी तरह से परीक्षा में आपको बनाना होगा। ये मैंने चेकर बोर्ड बना लिया है इस तरह से। अब ये वाले युग्मक जो हैं इधर लिख देते हैं यहाँ पर। ये वाला जो युग्मक है तो 1 2 4 कर लेते हैं। तो पहले में यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल वाई लिखते हैं, कैपिटल टी स्मॉल वाई लिखते हैं, स्मॉल टी स्मॉल वाई लिखते हैं, नहीं स्मॉल टी कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई है ये, और स्मॉल टी स्मॉल वाई लिख देते हैं। इसके बाद इसका वाला यहाँ पर लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल वाई और स्मॉल टी स्मॉल वाई यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ इसको और इसको यहाँ पर लिखना है। तो कैपिटल कैपिटल वाला पहले कर लीजिए, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर ये और ये यहाँ करेंगे, तो कैपिटल टी हो जाएगा, स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर ये वाला और ये वाला यहाँ करेंगे, तो कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। और फिर ये वाला और ये वाला यहाँ करेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल वाई यहाँ हो जाएगा। और इसके बाद ये और ये यहाँ से लेंगे, ये और ये वाला लेंगे, तो कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। और फिर ये और ये वाला लेंगे, तो यहाँ पर ले लेंगे कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर ये वाला और ये वाला लेंगे, तो स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल वाई था, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा। और इसके बाद ये वाला और ये वाला लेंगे, तो स्मॉल टी स्मॉल वाई और स्मॉल टी और स्मॉल वाई हो जाएगा। अब देखिए ये था पीले बीज वाले लंबे पौधे, पीले बीज लंबे पौधे थे। और ये कैसे थे, हरे बीज लंबे पौधे, हरे बीज लंबे पौधे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल टी है ये लंबे हैं, जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये भी लंबे हैं। संकर लंबे हुए थे कि नहीं हुए थे। और यहाँ पर स्मॉल टी है ये बौने हैं। यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ये पीले हैं, और स्मॉल वाई है ये हरे हैं। ये हुआ। अब देखिए इनके नीचे, सबके नीचे रख दीजिए, कैपिटल टी है तो यह लंबे हो जाएगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई पीले हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंबे पीले। तो देखिए कैपिटल टी है तो लंबे हो जाएगा, और इसके बाद में कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई पीले हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे लंबे पीले, और फिर लंबे हरे ये हो जाएगा। ऐसे ही लंबे, ऐसे ही सब में लिख देंगे। तो जब इसको हम जोड़े घटाएंगे तो ये कुल मिलाकर के जो लंबे और हरे हैं ये 3 आएंगे, बौने और हरे हैं ये 1 आएगा। बौना हरा देखिए यहाँ पर 1 है और लंबे हरे 3। इस तरह से ये 3:1 का अनुपात आ जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो देखिए, ये अलग पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, उर्वरक क्या है, किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो आपको बता दें, ऐसे सूक्ष्म जीव जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। ऐसे जीव या ऐसे सूक्ष्म जीव जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं उन्हें ही जैव उर्वरक कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। जैव उर्वरक
एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। और आपको बता दें, जैव उर्वरक के स्रोत अगर पूछा जाए तो स्रोत में आप जीवाणु बता दीजिए, साइनोबैक्टीरिया बता दीजिए, बैक्टीरिया, ये जैव उर्वरक के स्रोत होते हैं। और अगर पूछा जाए तो इसी में कवक भी बता सकते हैं आप, ये सब जैव उर्वरक के स्रोत होते हैं। फिर कहा गया कि इन्हीं दो जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो आप एजोटोबैक्टर हो जाएगा, और दूसरा लिख दीजिए क्लास्ट्रीडियम। ये दो जीवाणु जो मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऐसे ही राइजोबियम भी मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? आइए इसको समझा देते हैं। तो देखिए प्रश्न था, विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो विपुंसन किसे कहते हैं इसको पहले समझ लेते हैं। तो द्विलिंगी पुष्पों में पराग के प्रस्फुटन से पूर्व ही पुष्प कलिका से पराग कोष को चिमटी की सहायता से पृथक करना विपुंसन कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी पुष्प है उसके परागकोष परिपक्व ना हो, जो परागकोष है या पुष्प है वो परिपक्व ना हो, मेच्योर ना हो, उसके पहले ही चिमटी की सहायता से परागकोषों को पुष्प से निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, कट कर दिया जाए, तो उसे ही विपुंसन कहा जाता है। फिर कहा गया है कि एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? तो पादप प्रजनक या प्लांट ब्रीडर इस तकनीक का प्रयोग व्यवहारिक रूप से उन्नत किस्म की प्रजातियों के पौधों को प्राप्त करने के लिए करता है। यानी अच्छी किस्म के पौधों की प्रजातियां प्राप्त हों, इसलिए ऐसा वो करता है, यानी कृत्रिम परागण करवाता है। क्योंकि जब पराग कोष को काट देंगे तो पराग कोष के अंदर ही परागकण रहते हैं, तो स्वनिषेचन नहीं हो पाएगा और उसको बंद भी कर देते हैं। इस तरह से कृत्रिम परागण करा करके अपनी पसंद की प्रजातियों को उत्पन्न करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। संकर ओज। अब देखिए संकर ओज क्या होता है? तो आपको बता दें, जब कोई पौधा, यहां देख लेते हैं, जब किसी पौधे की दो नस्लों द्वारा प्रजनन से उत्पन्न पौधा दोनों से आकार में बड़ा व लंबा होता है, या कह लीजिए कि रोगों से लड़ने की अधिक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की अधिक क्षमता होती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? संकर ओज कहा जाता है। संकर ओज कहने का मतलब यह है कि जब किसी पौधे की दो नस्लें हैं, दोनों के बीच में प्रजनन करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो उससे जो पौधा उत्पन्न होता है वो दोनों से, यानी दोनों माता पिता जो थे उसके, उनसे आकार में बड़ा और लंबा होता है, या फिर रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, तो उसे ही संकर ओज कहा जाता है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक जातियों के बीच संकरण करवाया जाता है तो उससे जो जाति प्राप्त होती है उसी जाति को संकर ओज कहा जाता है। फिर अगला है, अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं? देखिए अपूर्ण प्रभाविता में क्या था, इसकी खोज कार्ल कोरेंस ने की थी। कार्ल कोरेंस ने की थी 1903 में। इसमें इन्होंने गुलाबांस के पुष्पों पर प्रयोग किया था, गुलाबांस के पुष्प पर प्रयोग किया था। और क्या किया था? लाल पुष्प लिए थे और सफेद पुष्प लिए थे। ये सफेद पुष्प थे, ये लाल पुष्प थे, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था। तो क्रॉस करवाने पर इन्हें ना तो लाल पुष्प यहां प्राप्त हुए, ना ही सफेद पुष्प प्राप्त हुए, बल्कि यहां पर गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए थे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम है, पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं, कोई भी प्रभावी नहीं, ना तो ये प्रभावी ना तो ये प्रभावी, यानी ना तो लाल पुष्प अपना प्रभाव दिखा पाया,
ना ही सफेद दिखा पाया, दोनों के बीच का आया, इसलिए ये अपूर्ण प्रभाविता है। गुलाबी पुष्प आया, दोनों के बीच का क्या, गुलाबी ही आ गया, सबसे अलग ही आ गया, इसलिए अपूर्ण प्रभाविता हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, हमारे जीवन में इसका आर्थिक महत्व क्या है। कोर्स से हटा हुआ है, हम भी हटा देते हैं। फिर अगला है, पुनर्योगट डीएनए तकनीक क्या है, इस तकनीक द्वारा इंसुलिन उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए। आइए इसको अच्छे से समझा देते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न कई तरीकों से पूछा जाता है। पहला जैसे पूछ लिया गया कि पुनर्योगट डीएनए क्या है, इस तकनीक की मदद से इंसुलिन का उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे पूछ लिया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, मानव इंसुलिन उत्पादन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, या फिर ऐसे पूछ लिया कि ई कोलाई जैसे जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चरणों का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। कोई दो जीवधारी हैं अलग अलग, और इसमें से डीएनए निकाला गया, इसमें से किसी जीन को निकाला गया, दोनों को जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद जो नया डीएनए बना, उसी नए डीएनए को क्या कहते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है, और उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहा जाता है। और फिर मानो इंसुलिन की बात कही थी, तो देखिए इंसुलिन उत्पादन कैसे किया जाएगा। इधर जीवाणु कोशिका ई कोलाई ली गई है और इधर मानव कोशिका ली गई है। अब जीवाणु कोशिका में जो प्लाज्मिड होता है, ये अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, इसको इधर निकाल लिया गया है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे कोशिका को, तो आइसोलेट करके इसके प्लाज्मिड को निकाला गया है। इसी तरह से मानव कोशिका को भी आइसोलेट किया गया है और कोशिका को आइसोलेट करके डीएनए को बाहर निकाल लिया गया है, यानी आइसोलेशन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए एंड ह्यूमन डीएनए दोनों निकल आए हैं। अब देखिए, जब डीएनए निकल आया है तो इसमें वांछित जीन को कट करना है और इधर प्लाज्मिड को कट करना है। तो कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का प्रयोग कर दिया है ताकि ये कट हो जाए, तो कट हो गया। और इधर मानव के डीएनए में जो इंसुलिन वाला जीन था, उसको भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से कट कर लिया है। इस तरह से इंसुलिन जीन मिल गया है। अब इसके जो चिपचिपे सिरे हैं, इसी से इसको चिपकाना है, तो लाइगेज एंजाइम का प्रयोग करेंगे। और लाइगेज एंजाइम की सहायता से जो मानव के डीएनए से जीन निकाला गया है इंसुलिन वाला, ये प्लाज्मिड में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जुड़ गया है। इस तरह से एक नया डीएनए बन गया। इस नए डीएनए को ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है, या पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है, या पुनर्संयोजन डीएनए कहा जाता है। अब क्या किया गया है, आगे देखिए। आप देखिए आगे क्या किया गया है कि डीएनए बन गया है, तो होस्ट सेल टेक्स अप रिकम्बाइंड प्लाज्मिड। आप क्या करेंगे, इसको होस्ट सेल में डाल देंगे। तो ऐसी कोशिका ली गई है जिसमें प्लाज्मिड ना हो, उसी ई कोलाई वाली कोशिका को लिया गया है जिसमें से निकाला गया था। तो इसमें इसी को यानी इसके प्लाज्मिड को डाल दिया है। अब इसका गुणन होगा, तो गुणन होने से जब कई सारे बन जाएंगे तो देखिए इसमें इंसुलिन उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस तरह से मैंने दिखा दिया है। तो इस तरह से इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से मैंने पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5 नंबर का पहला है, पारजीनी जंतु क्या है, इनका उत्पादन क्यों किया जाता है, मानवों के लिए इनकी उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, जो पारजीनी जंतु हैं, इन्हें ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है और इनका उत्पादन इसलिए किया जाता है ताकि अधिक उत्पादन क्षमता इनसे प्राप्त की जा सके। जैसे गाय है तो अधिक दूध प्राप्त किया जा सके, मुर्गी है तो अधिक अंडे प्राप्त किया जा सके, इससे अधिक दूध और इससे मुर्गी से अधिक अंडे, इस तरह से अधिक उत्पादन लेने के लिए। और मानवों के लिए इनकी उपयोगिता का संक्षेप में, चूंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही, सभी को पर्याप्त दूध न मिल पाता, पर्याप्त अंडे सबको न मिल पाते, इसलिए इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसी न किसी सेट में अवश्य आएगा। उपयुक्त चित्र की सहायता से लॉजिस्टिक समष्टि वृद्धि वक्र का वर्णन कीजिए। तो ये हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है,
अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र क्यों बनता है? पराबैंगनी विकिरण के बढ़ने से पौधों और जंतुओं पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है? कोर्स से हटा हुआ है, हम भी हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रिसंलयन क्या है या कहाँ संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित नाभिकों के नाम या न्यूक्लियाई के नाम बताइए। देखिए, हम इसको अच्छे से आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर एक भ्रूण कोश बना लेते हैं। भ्रूण कोश में यहाँ पर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं हैं, ये प्रतिमुख कोशिकाएं हैं। यहां पर द्विगुणित केंद्रक है, ये द्विगुणित केंद्रक या द्विध्रुवीय केंद्रक। ये देखिए यहां पर ये सहायक कोशिकाएं हैं, दोनों सहायक कोशिकाएं, और यहां पर ये अंड कोशिका है, अंड कोशिका। अब जब इधर पराग नलिका आती है वर्तिकाग्र से अंकुरण के बाद में, तो इस पराग नलिका में दो नर युग्मक होते हैं। ये दोनों क्या हैं? नर युग्मक हैं। तो इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है, तो इसे निषेचन कहते हैं। और दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक या द्विगुणित केंद्रक से संलयित होता है। तो चूंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर 3 केंद्रकों का संलयन हुआ है, इसलिए इसे त्रिसंलयन कहा जाता है। एक ही भ्रूणकोश के अंदर 3 केंद्रक संलयित हो रहे हैं, इसलिए इसे त्रिसंलयन कहा जाता है। या कहाँ संपन्न होता है? तो भ्रूणकोश के अंदर संपन्न होता है। और त्रिसंलयन में सम्मिलित नाभिकों के नाम तो मैंने बताया, प्रतिमुख कोशिकाएं, द्विगुणित केंद्रक या द्विध्रुवीय केंद्रक, अंड कोशिका और सहायक कोशिका, इनके नाम होते हैं। और एक परिभाषा यहीं पर आपको बता दें, अगर द्विनिषेचन को पूछ ले तो देखिए, चूंकि एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन हुआ, पहला नर युग्मक जब अंड कोशिका से संलयित हुआ तो एक निषेचन, और दूसरा नर युग्मक जब द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित हुआ तो एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन हुआ, इसलिए इसको द्विनिषेचन भी कहा जाता है। तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुजीनी वंशागति क्या है? इसे उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। चलिए इसको समझा देते हैं। जब एक लक्षण को कई जीन मिलकर निर्धारित करते हैं तो उसे ही बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। जैसे ये एक लक्षण है, इसे जीन 1, जीन 2, जीन 3, ये तीनों जीन मिल करके इस लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं या इस एक लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं, तो इसे ही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। और इसकी खोज निकलसंस एहले ने की थी। निकलसंस एहले ने। मेंडल ने मटर के पौधों में बताया था कि शुद्ध लंबा पौधा होता है और शुद्ध बौना पौधा होता है, लेकिन क्या ऐसा है? क्या केवल शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा ही होता है, उसके बीच के नहीं होते हैं? तो उत्तर होगा कि होते हैं। तो इनके बीच का भी होगा, मीडियम साइज का होगा या मीडियम साइज के होंगे। तो जिस चीज को मेंडल के नियम नहीं सिद्ध कर पाए उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अथवा बहुजीनी वंशागति सिद्ध करती है। जैसे मनुष्य में त्वचा का रंग सिर्फ काला या गोरा नहीं होता है, इसमें काले से गोरे के बीच में भी अनेक रंग मिलते हैं। भाई त्वचा का रंग है वो गहरा काला है या गहरा गोरा है, तो उसके बीच में भी हल्के कलर वाले भी बहुत सारे होंगे। जैसे ये एक कोई गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम पर ये 4 जीन उपस्थित हैं और ये चारों जीन एक चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, वो है त्वचा का कलर या त्वचा का रंग। 4 जीन मिलकर के त्वचा के रंग के लक्षण को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी गहरा काला, गहरा गोरा और उसके बीच के जो लक्षण हैं उन सबको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बहुजीनी वंशागति हुई। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभों व हानियों की तुलना कीजिए। आइए इसको समझा देते हैं। देखिए प्रश्न में लाभ और हानि दोनों पूछे गए थे, तो पहले लाभ देख लेते हैं। इस प्रकार की फसलों में पोषक गुणवत्ता में सुधार होता है। जो आनुवांशिक रूपांतरित फसलें होती हैं ये अधिक पोषक गुणवत्ता वाली होती हैं, अधिक उत्पादन देती हैं, अच्छी प्रोटीन के घटक इसमें पाए जाते हैं। और फिर दूसरा है, इस प्रकार की फसलों में अजैव प्रतिबलों जैसे ठंडा, सूखा, लवण, ताप आदि सहन करने की क्षमता होती है। यानी ये ठंडा, सूखा, लवण, ताप आदि के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
फिर अगला लाभ है, इस प्रकार की फसलें रासायनिक पीड़क नाशकों पर कम निर्भर होती हैं। जो रासायनिक पीड़क नाशक होते हैं, जो दवाएं होती हैं, उन पर कम निर्भर होती हैं। फिर इस प्रकार की फसलें कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करते हैं। जो कटाई के बाद नुकसान बहुत होता था, इस प्रकार की अगर फसलें हैं तो इनमें नुकसान कम होगा। फिर अगला है, इस प्रकार की फसलें ऐसे पादपों के विकास में सहायक हैं जिनसे वैकल्पिक संसाधनों के रूप में औद्योगिक इकाइयों में वसा, ईंधन और अन्य पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। तो ये भी है कुछ लाभ। आइए हानियों को देख लेते हैं। तो देखिए, हानियों में पहली हानि है, इस प्रकार की कुछ फसलों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। यानी कुछ फसलें इसमें ऐसी भी होती हैं जिनमें बीज नहीं बनते हैं, जिससे प्रत्येक वर्ष किसान को नए बीज खरीदने पड़ते हैं। जब बीज नहीं बनेंगे तो हर साल नए बीज खरीदने पड़ेंगे। फिर अगला है, छोटे किसान प्रत्येक बार इन फसलों को नहीं उगा सकते हैं क्योंकि ये महंगी होती हैं, बहुत महंगी हैं, इसलिए छोटे किसान इसको नहीं ले सकते, नहीं उगा सकते हैं। फिर अगला है, इस प्रकार की फसलों से लोगों में एलर्जी उत्पन्न होने की संभावना होती है। जो अनुवांशिक रूपांतरित फसलें होती हैं, जो जीएम फसलें होती हैं, इस प्रकार की फसलों में लोगों में एलर्जी उत्पन्न होने की संभावना रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है, यदि एक समुद्री मछली को अलवण जल की जल जीवशाला में रखा जाता है तो क्या वह मछली जीवित रह पाएगी या मर जाएगी? तो मर जाएगी। फिर अगला है, कोर्स में नहीं है, हटा हुआ है। फिर अगला है, एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस चक्र, तो ये भी कोर्स से हटा हुआ है। फिर अगला है, मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो मादा प्रजनन तंत्र पर हमारे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, अच्छी तरह से समझाया है, आप लोग जाकर के देख लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर अथवा लगा है, आवृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। निषेचन क्रिया कैसे होती है? तो जो पुष्प वाला मैंने बताया था कि निषेचन क्रिया कैसे होगी, इस तरह से पहले परागण होगा, फिर निषेचन क्रिया अभी मैंने समझाई यहाँ पर कैसे होता है पूरा, तो ऐसे ही पूरी प्रक्रिया को आपको समझाना है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो मादा प्रजनन तंत्र है ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडलीय संरचना, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है। तो ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण क्या है? पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। देखिए, लिंग निर्धारण वास्तव में जो होता है, ये किसी जीव में यौन विशेषताओं के विकास को प्रदर्शित करता है, जो यौन विशेषताएं होती हैं। तो इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है। पक्षियों में कैसे लिंग निर्धारण होता है ये भी अपलोडेड है, मधुमक्खियों में कैसे होता है ये भी अपलोडेड है। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 3 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसमें से कुछ ना कुछ तो आने आना है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। फिर अगला क्वेश्चन है, पादप प्रजनन क्या है? रोग प्रतिरोधकता तथा उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए पादप प्रजनन की विधियों का, तो ये क्वेश्चन हटा हुआ है। फिर अगला है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मत्स्य की हटा हुआ है, अंतः प्रजनन भी हटा हुआ है। जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये जब हमें बाद में प्रतिरक्षा दी जाती है तो उसे ही उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है, जैसे टीका वगैरह लगाए जाते हैं। तो इस पर फुल वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।